पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पॉल स्टाइन की मौत के बाद ज़ोडियाक ने खुद अपनी आखिरी पुष्ट हत्या को अंजाम दिया और कैसे पुलिस की एक चूक ने शायद उसे हमेशा के लिए बचा लिया। लेकिन उसी रात प्रेसिडियो हाइट्स की उस सड़क से एक नई कहानी शुरू हुई, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने इस केस को अपनी पूरी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, जिसकी वजह से उसका करियर बना और बिगड़ा दोनों, और जो आखिरी सांस तक इस सवाल का पीछा करता रहा, आखिर ज़ोडियाक कौन था? उसका नाम था डेविड रैमन तोशी, जिसे लोग बस डेव तोशी के नाम से जानते थे। 11 जुलाई 1931 को सैन फ्रांसिस्को में जन्मे तोशी का बचपन आसान नहीं था। उनके पिता सैम तोशी एक स्कूल में चौकीदार का काम करते थे और मां मिली एक कैंडी फैक्ट्री में काम करती थी। माता पिता के अलग होने के बाद तोशी की परवरिश मुख्य रूप से उनकी मां और सौतेले पिता ने की। उन्होंने 1951 में गैलीलियो हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी की और इसके बाद कोरियन युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में भर्ती हो गए। सेना से लौटने के बाद 1953 में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। ये वो फैसला था जो आने वाले 32 सालों तक उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाला था। तोशी अपने महकमे में एक अलग ही अंदाज के लिए जाने जाते थे। जिस दौर में ज्यादातर जांचकर्ता खुद को सादा, अनुशासित जी-मैन जैसा दिखाना पसंद करते थे, तोशी बिल्कुल उलट थे। बोटाई, भड़कीले प्लेट सूट, घुंघराले बाल और एक बड़ा सा ट्रेंच कोट, जिसके अंदर उन्होंने अपनी होल्स्टर उल्टी दिशा में पहन रखी थी ताकि वो जल्दी से अपनी बंदूक निकाल सके। उनके साथी अक्सर उन्हें एनिमल क्रैकर्स नाम के बिस्किट खाते हुए देखते थे, जो जांच के दौरान उनकी एक आम आदत बन चुकी थी। ये छोटी छोटी बातें बाद में इतनी मशहूर हुई कि हॉलीवुड ने इनसे प्रेरित होकर 2 अलग अलग किरदार गढ़े, स्टीव मैकवीन की फिल्म बुलेट का किरदार और क्लिंट ईस्टवुड का मशहूर डर्टी हैरी। दोनों में तोशी की झलक साफ नजर आती है। 1966 से 1978 तक तोशी होमिसाइड यानी हत्या से जुड़े मामलों की जांच में तैनात रहे और इस दौरान उन्होंने 100 से ज्यादा मर्डर केस संभाले। इनमें से एक बड़ा केस था ज़ेब्रा मर्डर्स, नस्लीय नफरत से प्रेरित 14 हत्याओं की एक सीरीज, जिसे सुलझाने में तोशी की अहम भूमिका रही और जिसमें 4 दोषियों को सजा दिलाई गई। बाद में 1985 में रिटायरमेंट से ठीक पहले उन्हें एक सीरियल रेपिस्ट और चोर को पकड़ने के लिए विशेष सम्मान भी मिला। लेकिन उनके पूरे करियर में जिस एक केस ने उन्हें सबसे ज्यादा परिभाषित किया, वो था ज़ोडियाक। 11 अक्टूबर 1969 की रात पॉल स्टाइन की हत्या के बाद यह केस तोशी और उनके साथी बिल आर्मस्ट्रांग के डेस्क पर आ गिरा। दोनों की जोड़ी अपनी बारीकी और मेहनत के लिए मशहूर थी। अगले कई सालों तक दोनों जासूसों ने सबूतों को खंगाला, गवाहों से पूछताछ की और हत्यारे के कोडेड मैसेजेस को समझने की कोशिश की। तोशी ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि इस जांच के दौरान उन्होंने अंदाजन 5000 लोगों से बात की। ये आंकड़ा खुद इस बात की गवाही है कि ये जांच किस हद तक फैली हुई थी। हर छोटी बड़ी चिट्ठी, हर फोन कॉल, हर संदिग्ध हुलिया, हर चीज को बारीकी से जांचा गया। हर सुराग को किसी नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश की गई। तोशी की मेहनत सिर्फ दफ्तर के अंदर तक सीमित नहीं थी। हर साल 11 अक्टूबर के दिन वो अकेले प्रेसिडियो हाइट्स की उसी सड़क पर जाते जहां पॉल स्टाइन की हत्या हुई थी। वो घंटों वहां घूमते, उस जगह को फिर से देखते, ये सोचते कि शायद कोई ऐसा सुराग छूट गया हो जो पहले नजर में न आया हो। ये किसी ड्यूटी का हिस्सा नहीं था, ये एक निजी रस्म बन चुकी थी, एक ऐसा जुनून जो उनके साथी भी पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। सालों बाद उनके करीबी लोगों ने बताया कि इसी भावनात्मक बोझ की वजह से उन्हें अल्सर की बीमारी भी हो गई थी। उनका शरीर उस तनाव को सह नहीं पा रहा था जो ये केस हर दिन उनके दिमाग पर डालता था। इस जांच के दौरान एक वाकया खासतौर पर तोशी के धैर्य और समर्पण को दिखाता है। 1969 में ही एक लोकल टीवी शो पर एक कॉल इन सेगमेंट के दौरान किसी शख्स ने फोन करके खुद को ज़ोडियाक बताते हुए बातचीत की।
ये कॉलर असल में एक मानसिक रूप से अस्थिर मरीज निकला, जिसने पूरी तरह गढ़ी हुई जानकारियां दी। लेकिन तोशी ने उसकी बात को बीच में काटे बिना पूरे धैर्य से सुना, हर एक झूठे सुराग को भी नजरअंदाज नहीं किया, क्योंकि उस दौर में कोई भी जानकारी बेकार नहीं मानी जा सकती थी। हर कॉल, हर चिट्ठी, हर दावा जांचने लायक था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि असली सुराग कहां से मिलेगा। तोशी सिर्फ एक जांचकर्ता नहीं थे, वो इस केस के सार्वजनिक चेहरे भी बन गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंसों में वो बड़े इत्मीनान और आत्मविश्वास से मीडिया का सामना करते, अपडेट्स साझा करते, सवालों के जवाब देते। भले ही अंदर से वो जानते हों कि इस केस में हर दिन नए सवाल खड़े हो रहे हैं और जवाब उतने ही दूर होते जा रहे हैं। जांच के दौरान दर्जनों नाम सामने आए, लेकिन एक नाम था जिसने तोशी के मन में गहरी छाप छोड़ी, आर्थर ली एलन। तोशी ने बाद में बताया कि जिस पल वो पहली बार एलन से मिले, उसी वक्त उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ था, कुछ ऐसा जो सबूतों से परे था, एक जासूसी इंस्टिंक्ट जो सालों की मेहनत और अनुभव से बनती है। कहा जाता है कि एलन ने खुद किसी दोस्त को बताया था कि वो एक किताब लिख रहा है जिसका शीर्षक कुछ ऐसा था जो सीधे ज़ोडियाक की चिट्ठियों से मिलता जुलता था। ये बात तोशी के शक को और गहरा कर गई। एलन की तरफ इशारा करने वाले कई सुराग थे, उसकी लिखावट, उसका इलाके से जुड़ाव, कुछ गवाहों की गवाहियां, लेकिन कोई भी सुराग इतना पुख्ता नहीं था कि उसे अदालत में साबित किया जा सके। तोशी अपने पूरे करियर में और रिटायरमेंट के बाद भी इस बात पर अटल रहे कि एलन ही ज़ोडियाक था, भले ही इसका कोई निर्णायक सबूत कभी सामने ना आया हो। यह उनकी सबसे बड़ी सच्चाई भी थी और शायद उनकी सबसे बड़ी सीमा भी। एक ऐसा विश्वास जो सालों की मेहनत से बना था, लेकिन जिसे विज्ञान और कानून की कसौटी पर कभी पूरी तरह परखा नहीं जा सका। लेकिन तोशी की कहानी में सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब उनके ही करियर पर एक ऐसा दाग लगा जिसने उन्हें हमेशा के लिए इस केस से दूर कर दिया। 1978 में उन पर आरोप लगा कि उन्होंने खुद क्रॉनिकल अखबार को एक फर्जी चिट्ठी भेजी थी, एक ऐसी चिट्ठी जो देखने में ज़ोडियाक की चिट्ठी जैसी लगे, लेकिन जिसमें असल में तोशी की खुद की तारीफ की गई हो। तोशी ने बाद में इसे अपनी जिंदगी की एक नासमझी भरी भूल कहा, एक ऐसा फैसला जो शायद इस केस के दबाव, थकान और सालों की नाकामी से उपजा हो। इस विवाद के बाद उन्हें होमिसाइड डिवीजन से हटा दिया गया और वो फिर कभी हत्या से जुड़े मामलों पर काम नहीं कर पाए। ये एक जासूस के लिए किसी भी करियर खत्म कर देने वाले झटके से कम नहीं था। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी इंसाफ की तलाश में लगा दी, अब खुद शक के घेरे में खड़ा था। 1985 में तोशी ने आखिरकार एसएफपीडी से रिटायरमेंट ले ली और इसके बाद उन्होंने कई निजी सुरक्षा से जुड़ी नौकरियां की। कभी अस्पतालों की सिक्योरिटी हेड, कभी बड़े होटलों की सुरक्षा व्यवस्था संभालना और आखिरकार ग्लोब सिक्योरिटी नाम की कंपनी में मैनेजर का काम। लेकिन ज़ोडियाक का साया उनका पीछा कभी नहीं छोड़ पाया। यहां तक कि रिटायरमेंट के बाद भी तोशी इस केस के बारे में बात करते रहे, मीडिया के इंटरव्यूज में हिस्सा लेते रहे और नई किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज के लिए अपने अनुभव साझा करते रहे। 2007 में जब डेविड फिंचर ने ज़ोडियाक नाम से फिल्म बनाई, जिसमें मार्क रफेलो ने तोशी का किरदार निभाया, तो ये उनके करियर की सबसे बड़ी पहचान बन गई। भले ही वो केस कभी सुलझा नहीं, तोशी के करीबी लोग उन्हें एक गर्मजोशी भरे, हंसमुख इंसान के तौर पर याद करते हैं। भले ही वो जिस केस पर काम कर रहे थे वो कितना ही डरावना और निराशाजनक क्यों न हो। उनकी बेटी ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता को गाने का शौक था। वो अच्छे गायक थे, किताबें पढ़ना पसंद करते थे और परिवार के साथ वक्त बिताना उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। ये तस्वीर उस सख्त, जुनूनी जासूस से बिल्कुल अलग है जिसे हॉलीवुड ने पर्दे पर दिखाया। असल जिंदगी में तोशी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने काम और अपने परिवार दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की।
भले ही एक अनसुलझा केस हमेशा उनके जहन में कहीं न कहीं मौजूद रहा हो। 6 जनवरी 2018 को 86 साल की उम्र में तोशी का सैन फ्रांसिस्को स्थित अपने घर में निधन हो गया। उनकी बेटी लिंडा तोशी चेम्बर्स ने बताया कि निमोनिया की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी थी। उनकी मौत की खबर हर बड़े अखबार में छपी। हर जगह उन्हें उसी अंदाज में याद किया गया, बोटाई पहनने वाला, प्लास्टिक टिप वाली सिगार पीने वाला, एक ऐसा जासूस जिसने डर्टी हैरी जैसे मशहूर किरदार को जन्म दिया और जो आखिरी सांस तक उस एक केस से जुड़ा रहा जिसे वो कभी सुलझा नहीं पाए। तोशी की कहानी सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है, ये इस बात की मिसाल है कि कैसे एक अनसुलझा रहस्य किसी इंसान की पूरी जिंदगी को अपने साये में ले सकता है। उन्होंने 5000 लोगों से बात की, सैकड़ों सुरागों को खंगाला, अपनी सेहत, अपने करियर, यहां तक कि अपनी प्रतिष्ठा तक को इस जांच में झोंक दिया और फिर भी आखिरी पल तक वो जवाब नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई है इस पूरे केस की कि सिर्फ पीड़ितों के परिवार ही नहीं बल्कि वो लोग भी इसका दर्द झेलते रहे जिन्होंने इंसाफ दिलाने की कोशिश की। डेव तोशी के लिए ज़ोडियाक सिर्फ एक फाइल नहीं था, वो एक ऐसा सवाल बन गया था जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते उन्होंने अपनी आधी जिंदगी लगा दी और आखिर में वो सवाल अनुत्तरित ही रह गया। अगले एपिसोड में हम उन संदिग्धों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, आर्थर ली एलन से लेकर उन दूसरे नामों तक जिन्हें सालों में ज़ोडियाक से जोड़ा गया, और उन सुरागों को समझेंगे जिन्होंने हर बार उम्मीद जगाई लेकिन कभी पूरी तरह पुख्ता जवाब नहीं दे पाए।